बलोचिस्तान से बड़ी जबरदस्त खबर है। बलोच भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर ली और ये पाकिस्तानियों की इतनी ठक हो गई, हिट हो गई बलोचों का इंडिपेंडेंस देख के, बलोचों का नेशनल गान देख के। और बलोच इंडिपेंडेंस को जो पूरी दुनिया ने सहारा, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आ गए। अब मुल्ला मुनीर पागल क्या करे, तो ग्वादर और एक परसार या कोई एक जगह है, दूसरी जगह मैं नाम भूल रहा हूँ, इन्होंने साहब रात को पाकिस्तानी एयरफोर्स भेज दी, बोलो जाके बॉम्बिंग करो। औरतें और बच्चे उन्होंने मार दिए, सो कॉल्ड बीएलए के नाम पे, बीएलएफ के नाम पे, बलोच लिबरेशन आर्मी के नाम पे उन्होंने औरतें और बच्चे मारे 21। आज सुबह सुबह गए, वही रात के अंधेरे में गए, चाइनीज जहाज ले गए, बम गिरा के वापस आ गए, दुपक गए, दुम बलवा के कह रहे हमने दहशत गर्द मारे। तो बीएलए ने उठे, बीएलए ने कहा ये तो गलत है, ये तो अपने औरतें और बच्चे मारे, सिविलियन एरियाज पे आपने अटैक किया। कौन से आपने टेररिस्ट या मिलिटेंट हाइड आउट पे अटैक किया? तो सिर्फ सिविलियन एरियाज है जिसपे आपने अटैक किया। तो बलोचों को गुस्सा चढ़ गया सातवें आसमान, बलोचों ने इन पे अटैक कर दिया आज, और इनके कम से कम 30 से 50 लोग मर चुके हैं। पूरे बलोचिस्तान में बीएलए ने इन पे कोऑर्डिनेटेड अटैक्स करा, जहां बीएलएफ था, जहां बीएलए है, या जो भी संस्थान एक्टिव था, इनके पुलिस स्टेशन पे, संतरी पोस्टों पे 30 से 50 लोग पाकिस्तान की सेना के मारे गए, और कहानी जारी है। तो बलोचों ने कहा ये तो अभी कहानी जारी है, अभी तो शुरुआत भी नहीं है, हम तुम्हें यहाँ से खदेड़ेंगे, तुम्हें खत्म करेंगे। और मैंने इसीलिए कहा था कि मुल्ला मुनीर ईरान छेड़ नहीं सकता, ईरान छेड़ेगा तो उसी दिन बलोचिस्तान जाएगा। बलोचिस्तान में जो 10-15% एरिया ये अभी भी मानता है इसके पास है, दैट इज बिकॉज ऑफ द वन कोर व्हिच ही इज देयर। इफ ही मूव्स दैट टू इरानियन बॉर्डर, इट्स ओवर। और यहाँ पे हो गया इसका मामला टाइट, बलोचों ने इसके बहुत तगड़ा जवाब दिया, और बलोच कह रहे हैं कि अभी हमारा बड़ा हमला आएगा। और 14 अगस्त को बलोचों ने ब्लैक डे मनाने की घोषणा की। तो बलोच भाई बहुत बढ़िया, 14 अगस्त को ब्लैक डे मनाओ, और आपको पाकिस्तान के साथ कुछ लेने की जरूरत नहीं। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के टूटने का शुभारंभ हो गया है। बलोच भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब जरा बात करेंगे जेडी वेंस की। सर, जेडी वेंस ने फोन किया करके ज़ेलेंस्की को धमकाया है, और ज़ेलेंस्की को यह कहा बेटा ऐसा है, रशिया के किसी भी ऑयल इंस्टॉलेशन पे तो हमला नहीं करेगा, अगर तूने अब की बार किया तेरे लिए ठीक नहीं हो। तो बोलोगे लास्ट टाइम ट्रंप ने भी तो हड़काया था, ट्रंप ने हड़काया था, बोला तेरे टॉमहॉक नहीं मिलेंगे, तेरे को थार्ड नहीं मिलेगा, तेरे को पेट्रियट नहीं मिलेगा, तेरे को इंटरसेप्टर वहां बनाने का लाइसेंस ही नहीं मिलेगा, तो ये सब बंद कर दे। इसको समझ आया नहीं, इसने फिर पंगे काटे, रशिया ने फिर जवाब दिया। और जबकि ज़ेलेंस्की इतना चालाक है, आज कह रहा मैंने अपना जो मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एंडिंग दिस वॉर मैंने अमेरिका को दे दिया, व्हिच विल बी समथिंग व्हिच कैन नॉट बी एग्रीड अपॉन। तो अब पुतिन ने धमकी तो दे ही दी। अब जेडी ने ज़ेलेंस्की को फोन करके बताया खबरदार अगर कभी पुतिन के ऑयल एंड गैस पे हमला किया। क्यों? आप सोचो कि जेडी वेंस पुतिन का चौकीदार कब से बन गया, जेडी वेंस पुतिन का वकील कब से बन गया? भाई साहब वकील नहीं है, मरता क्या ना करता। अगर रशियन तेल दिन में आना, मार्केटों में आना बंद हो गया, तेल की कीमतें कहाँ जाएगी? तेल की कीमतें जाएंगी तो अमेरिकन मार्केट कहाँ जाएंगे, अमेरिकन स्टॉक मार्केट कहाँ जाएंगे? सारा हिल जाएगा। तो अपनी मार्केट को, अपने स्टॉक मार्केट को बचाने के लिए इसने कहा भाई रशिया के तेल पे तू अटैक नहीं करेगा, तेरे लिए अच्छा नहीं। और कल आप जानते हैं जब ट्रंप से पूछेगा कह रहा है यार हम क्या करें, $300 बिलियन डॉलर का सामान आपने यूक्रेन को फ्री में दे दिया। और जो ज़ेलेंस्की के हिमायती है वो तो काफी नौकरी से निकल गए, बाकी कुछ बच्चे हैं, उनका देखो क्या होता है। तो ये वेंस ने बिल्कुल पुतिन ज़ेलेंस्की को धमकाया कि भाई तू कुछ नहीं करेगा, यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। और उसके अलावा एक दो विषय और है जिस पे बात करनी है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सरकार को अमेरिका ने डंडा कर दिया, बोला जो तुम्हारा जो डेट होता है बाहर की कंपनियों का, बाहर के गवर्नमेंट्स का, वो तुम दिखाते नहीं। मतलब चाइना को कितने पैसे देने वो किसी को नहीं पता। एक बार इमरान खान ने फाइल मंगाई थी, उसकी नौकरी गई। दूसरा का फौज का बजट कितना है और कहाँ खर्च करी, और इंटेलिजेंस का बजट कहाँ कितना खर्च करी। उन्होंने कहा यार अगर ये चीजें नहीं होगी तो पाकिस्तान में पारदर्शिता नहीं आएगी, पारदर्शिता नहीं आएगी तो भैया हम कैसे लोन दे रहे, हम कैसे आपकी बता रहे आपकी इकोनॉमी ठीक चल रही है, रिकवरिंग। अगर रिकवरिंग हमें दिखानी है तो वी नीड अ कंप्लीट डाटा। तो बताओ ये डाटा लाओ, और ये डाटा आज तक पाकिस्तान में किसी के बाप को नहीं मिला। अब ट्रंप ने पेच कसना शुरू कर दिया, बेटा और कर ले मुल्ला मुनीर, और कर ले मक्का अलायंस, और चला जा तू सऊदियों के साथ चमचागिरी करने। अब तेरा मामा ट्रंप ने तेरे को टाइट कर दिया, कह रहा ला पेपर ला, चल ला, पता किस 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 के पेपर तेरे पास। और जब इसकी पोल पट्टी खुलेगी तब आप देखना क्या क्या मसला होगा। जब पाकिस्तान से उल्टे सीधे स्टेटमेंट आएंगे, कल नेगोशिएशन हो रहा, परसों नेगोशिएशन हो रहा। मैं आपको कोट करूंगा एक सीआईए के अफसर को,
वेरी नॉन सीआई का वेरी हाई रैंकिंग ऑफिसर, उसने एक इंटरव्यू दिया अमेरिकन न्यूज चैनल। उसने बोला एक बार बताओ यार, पहले तो ईरान मक्कार, गद्दार, अनरिलायबल देश जो ट्रम्प कराएगी, क्या उसके बाद तुमने पार्टनर चुना पाकिस्तान, जहां ओसामा बिन लादेन रहता था, जिन्होंने ओसामा बिन लादेन को संरक्षण, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट अ रोग पाकिस्तान टू गेट यू अ रोग ईरान? वो तो कभी होगा ही नहीं ना। मतलब जहादी पाकिस्तान क्या तुम्हारे लिए वो जहादी मुल्ले ईरान के लिए आएगा? नहीं होगा कभी भी। तो जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो आपका मॉडल है पाकिस्तान को यूज करने का और ईरान को लाने का, कॉन्सेप्ट ही गलत है। और अगर आप अभी तक सफल नहीं हो पाए हो बिकॉज ऑफ दिस मॉडल ओनली, यू शुड हैव नॉट गॉट पाकिस्तान इनटू द पिक्चर। पाकिस्तान को पिक्चर में लाने का मतलब ही आपका काम सारा खराब हो गया। ये अब वहां का मीडिया खुल के कह रहा है जी पाकिस्तान का कोई रोल नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान शुड नो वेयर बी इन्वॉल्व, और पाकिस्तान की ऐसी तैसी करो। तो पाकिस्तान में परिस्थितियां और भी खत्म हो रही है क्योंकि अमेरिका इस रोल को अपोज कर रहा है, अमेरिका के लोग इस रोल को अपोज कर रहे हैं, टेड क्रूज इस रोल को अपोज कर रहा है, इसलिए ट्रम्प विल नॉट गो अगेंस्ट द स्टॉर्म टू सेव पाकिस्तान, राइट। अच्छा, यहाँ तैयब अर्दोगन कह रहा है जी हम 2 स्टेट सोल्यूशन की बातें करें, घंटा नेतन्याहू तो मना कर चुका है, 2 स्टेट सोल्यूशन बनेगा नहीं, तो पता नहीं तैयब अर्दोगन किस चीज की बातें कर रहा है, आई डोंट नो। हाँ, बट महमूद अब्बास को इसने बुलाया है, मोहम्मद अब्बास को इसने बुलाया है, और ये उससे सेटिंग करेगा ये इंडिया अलायंस, सॉरी ये इंडिया अलायंस का, ये मक्का अलायंस ज्वाइन करने का, जबकि सबके लिए ऑफर खुला है। पर मुझे नहीं लगता अमेरिका के डर से कोई ज्यादा इसको ज्वाइन करेगा, क्योंकि कंट्रियों ने भी यस नो बोल के फिलहाल गोली दे दी है। तो मतलब परिस्थितियां जो है और कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, परिस्थिति और भयावह हो रही है। और आप जानते हो कि पाकिस्तान की कल ट्रम्प ने वार्ड भी लगाई है। जो पाकिस्तान में चाइना का पैसा होता था मिलिट्री और इंटेलिजेंस बजट, इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। ट्रम्प ने कहा पारदर्शिता के लिए सब देखो, बजट में डालो, कहाँ आया, कितना गया, किसको कितना देना। अब देखो पाकिस्तान के बजट की कितनी धज्जियां उड़ती है, जब ये खर्चे डालेंगे जो उन्होंने बाहर रखे थे, तो बजट की तो धज्जियां उड़नी उड़नी है। और यहां पाकिस्तान फंसा अब इकोनॉमिक गवर्नेंस में, यानी जो ने आईएमएफ को नंबर दिए, जो अपने नंबर बताए, वो सारे के सारे नंबर झूठे थे, वो सारे के सारे नंबर फर्ज थे, वो सारे के सारे नंबर यू हैड मेड अप दीज नंबर्स, राइट। तो यहाँ पाकिस्तान सर फंस गया बहुत ही तगड़े मसले में, दे डोंट नो व्हाट टू डू। अब दे डोंट नो व्हाट टू डू, और दे आर काइंड ऑफ रियली इन अ डिलेमा। एक पॉइंट मेरे को और भी आपसे डिस्कस करना था, हाँ, अब ईरान ने अपना मसला बढ़ा दिया है। ईरान ने अपनी विंडो बनाई है, जो ये वहीदी वहीदी धमकियां दे रहे थे, विल इंक्रीज द स्कोप। लीबिया का ऑयल एंड गैस पहली बार हिट हुआ, और लीबिया का ऑयल एंड गैस का बहुत हिस्सा बंद कर दिया गया है, क्योंकि अब लीबिया को ये नहीं पता यार हमारे यहाँ मिसाइल, लीबिया इज ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ द अफ्रीकन कंट्री। अब लीबिया को ये नहीं पता हमें हिट किसने किया, क्यों किया, क्या लीबिया कह रहा है हमारी क्या गलती, हमारा सारा ऑयल एंड गैस हमने बंद कर दिया। लीबिया में मैंने सुना है, आई एम नॉट वेरी श्योर, कि दे हैव सम फूड से फाइनेस्ट एविएशन फ्यूल बनता है। और आपको याद होगा पीछे लुत्फांसा ने कहा था हमने 200 फ्लाइटें बंद कर दिया, 200 रूट हमने बंद कर दिया, हमारे पास एविएशन फ्यूल नहीं। यूरोप के पास 7 8 10 दिन का एविएशन फ्यूल पड़ा था और बाकी उनको लाना था। तो एविएशन फ्यूल का अच्छा स्रोत बंद कर रहा है ईरान ने, मोस्ट प्रॉब्ली। वैसे ईरान ने अभी कहा तो नहीं है किसने अटैक किया, पर जो अटैक हुआ है ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल से, पूरा पूरा ईरान का माल है। और आज हुतियों ने एक और शिप को यमन के पास अटैक किया, शिप इज ड्रिफ्टिंग और ऑयल उसमें से निकल रहा है। वैसे फिश आइलैंड के पास या काशिम आइलैंड के पास भी आज ऑयल स्पिल देखा गया। तो अब ऑयल स्पिल्स दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने इस पे कंसर्न रेज किया कि यार ये ऑयल स्पिल्स क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि ईरान भी मुझे लगता है ऑयल पंप करने लगा है समंदर में, और यहाँ पे हुतियों का एक और शिप, हुतियों द्वारा एक और शिप हुआ ट्रैक। यहाँ भी कुछ लोगों के मारे जाने की खबर है, पर ये अभी कंफर्म नहीं है, पर कुछ लोग यहाँ भी हिट हुए। अमेरिका ने भी एक और आज शिप को निरस्त कर दिया, वो अमेरिका का ब्लॉकेड तोड़ रहा था।
ट्रम्प की मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी, एट मोस्ट इकोनॉमिक एक्शन विद अ वेरी हायर एंड मिलिट्री एक्शन। ये मेरा रणनीति है, मैं इस पर चलूंगा। फिलहाल हॉर्मोज काइंड ऑफ बंद है, काइंड ऑफ खुला है, कुछ उनका कहना कुछ इनका कहना। जो भी दोनों साइड थे, जो भी दोनों पक्ष थे, मैंने उनकी बात की, बट हॉर्मोज इज नॉट सेफ और अ शिप किसी को भी जा नहीं सकता, और कोई किसी भी बेटा हो सकता है। और हूथियों का पूरा मिलिट्री आर्सेनल आपका आईआरजीसी चला, और मैंने एक उम्र दराज कमांडर देखे ये आईआरजीसी के, जो शिपों पर अटैक करा रहा है। ही मस्ट बी 70 80 मे बी 80 85 90। तो वो आप कमांड दे रहा है, कुछ शिप पे अटैक करो, शिप पे अटैक करो। बेसिकली इट इज बिकमिंग अ वाइल्ड वेस्ट। बेसिकली थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। बेसिकली नोबडी नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। या लेबनान की पीस टॉक्स भी थोड़ा आगे तो बढ़ी है, बट अगेन देयर आर रोड ब्लॉक्स है। इजराइल इज वरीड अबाउट गोलान हाइट्स। कोलंबिया सपोर्ट करता, मोहम्मद बिन सलमान उसे अपोज करता, और यही ट्रम्प कह रहा था मोहम्मद बिन सलमान इसराइल के साथ कैंप डेविड, सॉरी ये इब्राहिमिक अकॉर्ड साइन करे। वहाँ कैंप डेविड अकॉर्ड लिटरली लटक रहा है। मैंने कहा प्रैक्टिकली स्ट्रेटेजिकली इट्स गॉन, बट प्रैक्टिकली इट्स स्टिल देयर। और यहाँ अब भारत के परिप्रेक्ष्य से क्या, देखिए इसराइल को घेरने की कोशिश होगी, भारत को भी घेरने की कोशिश होगी। भारत को अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए, भारत को मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी लानी चाहिए, भारत को फ्रेंडली मिलिट्री, अपने फ्रेंडली अलायंसेस या मिलिट्री अलायंसेस पे काम करना चाहिए। और भारत को अब एक बड़ा ज्वाइंट हमला होगा, सिंदूर से भी बड़ा, ज्यादा लोग आएंगे, उससे निपटने के लिए तैयार होना चाहिए। भारत को कहीं ना कहीं इस इस्लामिक नेटो से एक दिन भिड़ने की तैयारी होनी चाहिए।